स्पर्मेटोजेनेसिस पे हम लोग आज बात करेंगे। हमने बताया था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या को इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया को फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम मेल जर्म सेल, इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कल हम पढ़ा दिए थे, अब यूट्यूब पे डाल दिए, आप देखिए वहां पे जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस। और हमने इसमें कहा था, ये कौन सा क्लास है? उसके बाद हमने आपको ये भी कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस जो देखते हैं, है ना जी, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन टू स्टेप। इट अकर्स इन टू स्टेप। ये 2 स्टेप में पूरा होता है, याद आ रहा होगा इस सब के बारे में। और हमने इसमें कहा था 2 स्टेप में से पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। सर आपके पास नोट्स है? नोट्स अभी नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है, सारा खत्म हो गया है। एक ऑर्डर सब है और 4 गो ऑर्डर है, 4 गो बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा भी बनाइए। आपको पैसा पहले देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। स्पर्मियोजेनेसिस एक आएगा आपको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दूसरा क्या है स्पर्मियोजेनेसिस है। हम कल ये सब बताए थे आप लोगों को, कल हम बताना शुरू किए थे कि स्पर्मेटिड कैसे बनता है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। हम आपको दोनों बताएंगे अभी आप, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेज में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको कितने फेज में होगा? 3 फेज में होगा जी। 3 फेज में आपको दिखाई देता है, अकर्स इन 3 फेज। पहला फेज का नाम क्या था आपको? पहला फेज का नाम था फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दूसरा आपको है फेज ऑफ ग्रोथ। तीसरा क्या आपको? फेज ऑफ मैच्योरेशन। ये 3 स्टेप है जिससे ये पूरा होता है ना स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस कितने स्टेप पूरा होता है? 3 स्टेप में पूरा होता है। फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फेज ऑफ क्या सर आपको, है ना, ग्रोथ, फेज ऑफ क्या सर आपको, मैच्योरेशन, है ना जी। ये 3 स्टेप में आपको स्पर्म बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। हमने कल भी आपको ये बताया था, ये सारा बात सब कहाँ पे हो रहा है सर? ये सब सारा बात आपको सेमिनिफेरस ट्यूब में होता है, ठीक है। इट अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब। ये सब कहाँ पे हो रहा होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब में आपको हो रहा होता है। और हम आपको एक बार याद दिलाए थे कल कि सेमिनिफेरस ट्यूब को जब आप देखते हैं उसके अंदर में 2 तरह का सेल मिलता है जी। एक सेल जो था उसका नाम क्या था आपको? मेल जर्म सेल था, इसको हम लोग मेल जर्म सेल बोले थे। और दूसरा क्या आपको? सर्टोली सेल है जी। आपको एक पिरामिड के जैसा दिखने वाला सेल होता है जिसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? सर्टोली सेल। और कुछ आपको सेल होता है जिसका नाम क्या सर आपको? मेल जर्म सेल। इसी का नाम था मेल जर्म सेल था, है ना। इसका नाम क्या था आपको? उसके इसका नाम था सर आपको सर्टोली सेल था, ठीक है। ये दोनों मिल करके स्पर्म को बनाने में मदद करता है। ये अभी दोनों के दोनों डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है और ये भी क्या होता है सर? 2n है सर। यही लेकिन मियोसिस डिवीजन करके, कल हम बताए थे, यही आपको मियोसिस डिवीजन करता है। और मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाता है सर आपको? मेक गैमिट। यही आगे जाके गैमिट बनाता है। इसी चीज को हम बता रहे थे कल, और इसको अलग तरीके से हम लोग देखे थे जी। ये सारा चीज को हम लोग एक डायग्राम या फ्लो चार्ट बना करके समझे थे। हमने आपको कल बताया था कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कोई एक सेल आगे बढ़ता है सर। कोई एक सेल, ये वाला सेल को मान के चलो ये आगे बढ़ रहा है
है ना। आपको इस सेल में आपको आगे जाके इसको स्पर्म बनाना है जी, ठीक है। ये सेल को हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप इस सेल को रखिए। इस सेल का आपको 2n है सर, 2n मतलब क्या, डिप्लॉइड है। और आपको याद कीजिए, या तो आप इसका नाम क्या बुलाइएगा, मेल जर्म सेल बुलाइएगा, मेल जर्म सेल बोलिएगा। नोट्स में ना आपको मेल सेक्स सेल लिखा गया है, सेक्स सेल नहीं होगा, जर्म सेल होगा, है ना जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपको इसमें इसका एक और नाम क्या, स्पर्मेटोजेनिक सेल के नाम से इसको हम लोग बुलाए, कल हम बताए थे आप लोगों को, स्पर्मेटोजेनिक सेल के नाम से भी आप बुला सकते हो। उसके बाद तीसरा नाम इसका क्या है, स्पर्मेटोगोनियम के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको मेल जर्म सेल का ही एक दूसरा नाम है, ठीक है। हम आपको कल बता रहे थे, जैसे तुरंत नहीं स्पर्म बनता है, उसमें सर क्या होता है, शुरुआत में सर टाइम लेता है वो। शुरुआत में क्या करता है सर, मेल जर्म सेल माइटोसिस डिवीजन करता है जी, कल हम बताए थे आपको ये बात। शुरू में ये माइटोसिस डिवीजन करता है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, 2n से 2n ही बनना, है ना। mi स्पेलिंग लगा रहे, 2n से 2n ही बनता है। इस घटना को क्या नाम देते हैं, माइटोसिस डिवीजन। ये सेल डिवाइड कर रहा है 2n से, 2n ही डिवाइड कर रहा है, और कम से कम 2 बार डिवाइड जरूर करता है सर। माइटोसिस ही डिवीजन करता है, नॉट मियोसिस। फिर से माइटोसिस डिवीजन करता है। माइटोसिस डिवीजन इसलिए करता है ताकि वो सर्टोली सेल तक पहुंच सके। सर्टोली सेल पहुंचने में एक ही बार माइटोसिस डिवीजन हो तो एक ही बार काम चल जाएगा। अगर नहीं उसको 2 बार डिवीजन करके यहाँ पहुंचे तो 2 बार डिवाइड करेगा, 2 से ज्यादा बार भी हो सकता है जी, ठीक है। पर मिनिमम 2 बार माइटोसिस डिवीजन करता है। तो आपको कौन, मेल जर्म सेल। अब क्यों करता है मेडिकल, ये पूछेगा तुमसे, व्हाई फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज सो एसेंशियल। तो तुम जवाब देगा, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है ना, मेल जर्म सेल ट्राई टू रीच टुवर्ड द सर्टोली सेल, है ना। मेल जर्म सेल क्या करता है, कोशिश करता है किसी तरह से सर्टोली सेल के पास पहुंचे जी, ठीक है। एक भी पहुंच सकता है, चारों भी पहुंच सकता है जी, ठीक है। हम एक वो लेके चल रहे हैं कि एक तो पहुंच गया सर्टोली सेल के पास, कोई भी एक पहुंच जाएगा सर्टोली सेल के पास, तो वो आगे जाके मियोसिस करने के लिए तैयार हो जाएगा जी, ठीक है। कल के क्लास में बता रहे थे कि मेल जर्म सेल जो है ये शुरुआत में अनएक्सप्रेशनली मतलब बिना मतलब का माइटोसिस डिवीजन करता है, लेकिन एक्चुअली में ये माइटोसिस डिवीजन इसलिए करता है ताकि वो सर्टोली सेल तक पहुंच सके। इतना जरूरी क्यों है सर्टोली सेल, ये नरिश करेगा सर आपको निकिस को, है ना, खाना पीना पहुंचाएगा ताकि वो मियोसिस डिवीजन कर सके। एक ट्विस्ट क्या था हम लोग के लिए कल के डेट में, तो हम लोगों ने इतना दूर जो देखे थे, ये इस सेल का नाम क्या रखे थे हम लोग, स्पर्मेटोगोनियम ए रखे थे नाम, स्पर्मेटोगोनियम ए। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, स्पर्मेटोगोनियम बी। इसका नाम क्या था आपको, स्पर्मेटोगोनियम बी। इसका नाम था स्पर्मेटोगोनियम बी था। इसका नाम क्या था, स्पर्मेटोगोनियम ए था जी, ठीक है। और पहला वाला का नाम क्या रखी थी आप, स्पर्मेटोगोनियम ही रखे थे। ए भी अल्फाबेट है बस, और कुछ नहीं है। स्पर्मेटोगोनियम, है ना जी, ये आपको याद रखना है। इतना दूर के हिस्सा को क्या नाम दिए थे हम लोग, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये सब याद रखना आप लोगों को, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का हिंदी मतलब निकालोगे तो आबादी बढ़ाना होता है। एक सेल से 4 सेल हो गया। अब क्यों हो रहा है कि सर्टोली सेल के पास पहुंचना है, कोई भी एक सर्टोली सेल के पास पहुंच जाएगा। वन ऑफ द सेल ऑफ कम टुवर्ड द सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल है, इसके करीब पहुंच जाएगा सर। मान लीजिए हम सर देखिए इस सेल को हम पहुंचा रहे हैं सर्टोली सेल के नजदीक, तो सर ये सर्टोली सेल से खाना पीना लेगा और अपने साइज को बड़ा कर लेगा जी, ठीक है। अपने साइज को बड़ा कर लेगा। तो सर ये जो देखते हैं हम लोग, तो इस साइज बड़ा कर लिया तो इसका नाम दोगे तो आप, अब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम भी है, लेकिन यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट के नाम से आते हैं। अभी भी ये डिप्लॉइड ही है सर, जैसे ये डिप्लॉइड है वैसे ये भी आपको क्या है, डिप्लॉइड ही दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिप्लॉइड है ना। एक 2n वो भी है और एक 2n वो भी है जी, ठीक है। और उसके बाद क्या देख रहे हैं, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनता है ना सर, इस समय को हम लोग क्या नाम देते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फेज ऑफ ग्रोथ, है ना, फेज ऑफ ग्रोथ बस एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप होता है फेज ऑफ ग्रोथ में, है ना। एनसीईआरटी में दोनों सेल दिखाया है, कोशिश कर सकते हैं आप वैसा भी, लेकिन एक्चुअली में आपको एक ही दिखाना चाहिए, क्योंकि हमको एक सेल से 4 गो स्पर्म बनाना है, इसलिए हम एक सेल से 4 स्पर्म बनाने के लिए आगे ले जा रहे हैं सर, ठीक है। उसके बाद ये मियोसिस डिवीजन करता है। मियोसिस डिवीजन के दौरान क्या होता है, 2n से n बनता है। हम आपको पढ़ाए हुए हैं, नहीं जानते तो आप जान लो कि मियोसिस 2 स्टेज में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, 2n से n बनता है सर, नाम दे दीजिए सर आप उसका,
दोनों का नाम है, ये नहीं सुना इसी का नाम से लिखा है, दोनों का नाम है। इसका नाम है सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के नाम से बुलाते हैं। ये बात याद कीजिएगा आप लोग। नाउ दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्दर मियोसिस सेकंड डिवीजन, ये फिर से क्या होगा, मियोसिस सेकंड डिवीजन करेगा जी, ठीक है। और मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा सर तो फिर से एन से एन ही बनता है। आप लोग पढ़े हुए हैं कि मियोसिस जब सेकंड बार होगा तो इसमें एन से एन ही बनता है। जो नहीं पढ़े तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो, उसमें है ये सब बात, हम पढ़ा दिए हैं, है ना, अपने क्लास में, है ना। मियोसिस डिवीजन जो देखते हो आप, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनता है जी, ठीक है। चारों को तुम एक साथ नाम दोगे तो क्या बुलाओगे आप, स्पर्मेटिड के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। इस चारों का नाम क्या होगा, जैसे आपको स्पर्मेटिड के नाम से लाते हैं। और यहाँ पे देख रहे थे आपको पहला स्टेप पूरा हो गया जी, याद आ रहा है जी, यहाँ पे लिखे थे ना फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये पहला स्टेप पूरा कर दिए हम, है ना जी। और दूसरा स्टेप क्या है सर, अब इस चारों के चारों स्पर्मेटिड को खाना पीना कौन देगा, सर्टोली सेल खाना देगा, सर्टोली सेल चारों को खाना देगा। और सर चारों को खाना मिलने के कारण ये चारों अपने आप को मैच्योर कर लेगा, एक परफेक्ट स्पर्म जैसा बन जाएगा जी, ठीक है। जैसा स्पर्म होना चाहिए उस तरह के स्पर्म के स्टेप में ये चेंज हो जाएगा जी, ठीक है। ये सेल था बस गोल मटोल सेल था, एक नॉर्मल स्फेरिकल सेल था, और उस स्फेरिकल सेल को मॉडिफाई कर देता है सर सर्टोली सेल। और किस तरह से मॉडिफाई करता है ना जी, तो आप एक स्विमिंग लाइक स्ट्रक्चर में ये मॉडिफाई कर देता है जी, ठीक है। ये जो देखते हैं इसमें भी एन ही है, कोई नया चीज नहीं हो गया कि बदल गया है, ये अभी भी एन ही है, लेकिन सर आप ये थोड़ा सा आपको स्टेप बदल गया इसका, ताकि ये आपको अच्छे से ट्रैवल कर सकेगी। जब ये घटना देखते हैं जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है सर, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, स्पर्म। स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है इस घटना को क्या नाम देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये दूसरा स्टेप पूरा हुआ। स्पर्मियोजेनेसिस एक शब्द लाए थे आपको थोड़ा देर पहले, स्पर्मियोजेनेसिस कब होता है ना जी, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है जी, स्पर्मियो स्पर्मियो, देखो दोनों में अंतर है, सीबीएसई वाले सबको याद रखना होगा, है ना। सीबीएसई बोर्ड में आपको ये सब छोटा छोटा टॉपिक ही आप लोग का 1 मार्क्स या 2 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या, घुमाओगी ना तो नंबर 0 कर देगा। इसके परफेक्ट जवाब देना होगा कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या नाम देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से आते हैं। हाँ, अगर हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पूछते तब आप क्या बोलते कि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये 2017 में पूछे हुए है ना सीबीएसई बोर्ड में, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको दो मार्क्स में पूछा था जी, ठीक है। मतलब उसके बारे में कुछ पॉइंट बना के लिखना था, 3 या 4 पॉइंट लिखना रहता है। 2 मार्क्स जब भी पूछेगा सीबीएसई बोर्ड में तो आपको 3 पॉइंट या 4 पॉइंट में जवाब देना है ना। तो आप देखिए बोर्ड पे जो हम फोटोग्राफ बनाए हैं, ये फोटोग्राफ किसका है सर, स्पर्मेटोजेनेसिस का है जी। बनाने के लिए दिए थे, बनाई थी, दिखाओ तो। बना तो है, आदमी बना के तो बहुत सुनती थी, अब नहीं बना के दिखाते तो सुनती बहुत। तो इसको उतार लो, जिसके पास नोट्स में उतार सकते हैं इसको, ये आपके बिहार बोर्ड का 5 नंबरी टॉपिक है। सही है, सही है, तुम बनाए, तू भी बनाया है, वाह, शाबाश। सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो हम बता रहे थे क्या, लास्ट वाला जो स्टेप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फेज ऑफ, है ना। इसका नाम क्या जाएगा सर, फेज ऑफ मैच्योरेशन के नाम से लाते हैं जी, फेज ऑफ मैच्योरेशन। जब इतना बात बोल दिए तो अपने से भी थ्योरी नहीं बना लेंगे, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन दिस स्टेज स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड रैपिडली, है ना, थ्रू माइटोसिस डिवीजन एंड रीच टुवर्ड मेटा, आपको लिखा स्पर्मेटोगोनियम बी बनता है। दिस डिवीजन आपको हेल्प इन टू रीचिंग द सेल टुवर्ड Sertoli cell, when Sertoli cell nourishes one of the spermatogonium
किसी एक स्पर्मेटोगोनियम को जब सर्कुलर सेल खाना देता है, देन बिकम आपको रिच इन द साइटोप्लाज्म, है ना, उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ जाता है। सच स्टेज इज कॉल्ड फेज ऑफ ग्रोथ। ड्यूरिंग फेज ऑफ ग्रोथ सेल नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको किस नाम से बुलाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। व्हेन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मेयोसिस डिवीजन, सच फेज इज कॉल्ड फेज ऑफ मैच्योरेशन। फेज ऑफ मैच्योरेशन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। देन उसके बाद क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी आपको स्पर्मेटोसाइट बनता है ना। और उसके बाद क्या बनता है आपको? स्पर्मेटिड बनता है। और फिर उसके बाद क्या बनता है आपको? स्पर्म बनता है जी, ठीक है। ये चार इतना घटना घटता है जी, ठीक है। अब आप लोगों के सामने में ये है कि स्पर्म बनाने का स्टेप बताइए, है ना, सीक्वेंस ऑफ, है ना, सीक्वेंस लिख रहे हैं जी, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना जी। स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस लिखना है जी, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, है ना, सबसे पहले आएगा सर आपको स्पर्मेटोगोनियम, है जी, स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम के बाद क्या आएगा सर? है जी, उसके बाद आएगा सर आपको, है ना, स्पर्मेटोगोनियम। आप हम सीधे इस सब कुछ स्किप कर रहे हैं जी, सीधे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिख रहे हैं। लिख सकते हैं ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, चाहो तो ये दोनों भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी जगह नहीं है तो इसलिए इधर आ रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन आएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद कौन आएगा जी, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में जी आपको स्पर्मेटिड आएगा। स्पर्मेटिड आएगा। और सेकेंडरी स्पर्मेटिड, सॉरी, स्पर्मेटिड के बाद क्या आएगा? स्पर्मेटोजोआ आएगा, ठीक है। यह आपको इसी का नाम क्या रखे थे? स्पर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड कौन है? ये डिप्लॉइड है ना, ये भी डिप्लॉइड है, ये आपको हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और ये भी क्या है सर आपको? हैप्लॉइड है जी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। हो गया टॉपिक समाप्त। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा दिए। पूछिए, किसी को पूछना है तो। एनसीईआरटी के अलावा भी आपको नोट्स में रीडिंग दे देते हैं अभी हम, फिर एनसीईआरटी में भी रीडिंग देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछे साजिब। हेलो, यस सर। एक क्वेश्चन है, बिना पेन तो चलेगा ही नहीं इसमें से भी। हाउ मेनी स्पर्म formed by a secondary spermatid? ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है नन। क्या होगा? 2। हाँ सही है, यही होगा। बहुत बच्चा 4 मार देगा जी, ठीक है। वो देखिएगा क्या, स्पर्मेटिड जो है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना जी। आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनेगा तो ये लेना है ना जी। इसको लेके चलेंगे तो कितना बनेगा? 2 स्पर्मेटिड बनेगा। और 2 स्पर्मेटिड से कितना स्पर्म बनना है जी, ठीक है। मतलब 2 ही ना स्पर्म बनेगा, मतलब यहाँ से लेके चलेंगे तो ये 4 थोड़े बनेगा। जब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट लेके चलेंगे तब ना 4 बनेगा स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हो रहा है जी। एक ही स्पर्मेटोसाइट लेना है। जब एक स्पर्मेटोसाइट लेंगे तो 2 स्पर्म बनेगा जी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। बहुत बच्चा घर पर आके 4 मार्क आ जाता है, तो वो नहीं देख रहा है, एक ही पूछ रहा है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बन सकते हैं? तो 2 स्पर्म बन सकता है जी, ठीक है। हो गया। आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होता है। टॉपिक का नाम क्या आपको है ना, ह्यूमन स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ह्यूमन स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा देर में थोड़ा सा रीडिंग मार देते हैं, है ना। ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, देखिए तो ये वाला पेज पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे हम लोग है जी, ये फोटोग्राफ हमने आपको समझा दिया जी। ये फोटोग्राफ आपको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब 2 ही टॉपिक रह गया है। एक है स्पर्म का फोटोग्राफ समझाना रह गया है, और एक है ना हार्मोन का फोटोग्राफ समझाना रह गया जी, ठीक है। ये हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, वो देखेंगे। पहले ये पेज देख लेते हैं, है ना। फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन फेज, है ना। स्पर्मेटोजेनिक सेल क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब में, है ना, आपको रिपीटेड, है ना, आपको डिवीजन माइटोटिकली ये डिवाइड करता है, एंड प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ आपको स्पर्मेटोगोनियल सेल। ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या बनाता है? स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाता है। एट आपको लिखा, आपको सेक्सुअल यहाँ पे होगा, ना कि सेक्सुअल लिखा हुआ है, यहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी होगा, है ना। स्पर्मेटोगोनियल सेल डिवाइड सेवरल टाइम टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। जब यहाँ पे कैसे, जब
ये लड़का जब में आप गैमिट बनना शुरू होगा तब ये लार्ज नंबर में आपको क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा, जिसका नाम क्या पड़ा था, स्पर्मेटोगोनियम बी ना। उसके बाद आता है फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ ग्रोथ में क्या आता है, स्पर्मेटोगोनियम टेक नरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल एंड बिकम, है ना, आपको लार्ज, है ना, आपको साइज, ये लार्ज साइज का बन जाता है और उस स्पर्मेटोगोनियम का नाम क्या पड़ जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैच्योरेशन फेज आता है। मैच्योरेशन फेज में क्या आता है, फेज ऑफ स्पर्मेटोसाइट, आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड मियोटिकली यानी मियोसिस डिवीजन, आपको 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाता है। इस सारी घटना को तुम लोग क्या नाम दिए थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और एक लास्ट टॉपिक था स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड किस में ट्रांसफर कर जाता है, स्पर्म में ट्रांसफर कर जाता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। देखो 5 नंबर प्राप्त करना है आपको, तो इतना थ्योरी है और ये फोटोग्राफ है जी, ठीक है। इस फोटोग्राफ को उस थ्योरी को आपको लिखना रहेगा जी, नहीं तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, एकदम बहुत इजी टॉपिक है, हमको नहीं लगता ये टफ होगा। मेडिकल में 2016 में पूछा था ये, इसका सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में है ना जानबूझ के ना एनसीईआरटी ने नीट क्या क्या था, ए हटा दिया था, तो इसको हटा दिया था, तो ए वो नहीं मान के चलेंगे, स्पर्मेटोसिस्ट है ना जी, और सीधे दे दिया था स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, मतलब दे सकते हैं ना, प्राइमरी स्पर्म यहाँ पे था ना जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। तो नीट क्या क्या था कि आपको बस सीधे स्पर्मेटोसिस्ट लिख दिया था, बच्चा कॉमन सेंस लगा, दोनों तो स्पर्मेटोसिस्ट सीक्वेंस में ना, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट कॉमन सेंस में है, मतलब ये कॉमन लाइन में है, इसलिए आप एक ही रखिएगा, 1 2 3 4, वैसे भी सही है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। हमको एकदम पूरा ट्रैक मिलना चाहिए जी, ठीक है, ये नहीं कि हम लोग नहीं देखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं कह दीजिएगा, क्वेश्चन सही है, सीक्वेंस से पहचानना रहेगा जी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, बिहार बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आपको डाल सकता है। अब नया टॉपिक नया दौर, है ना, हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब स्पर्म के बारे में पढ़ना है, एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा, है ना, फिर एक बार सीधे स्पर्म पढ़ाते हैं, ठीक है। आज खत्म हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक, एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा। दो तो आवाज आ रहा है ना, यस सर, आवाज। गायब हो गया, कैश रे, कैश नहीं आएगा, अब क्या हुआ, नोट्स लेके चलना जाए। आज बनाएंगे, शॉर्टेज नहीं था, बारिश के मौसम बनाएंगे ना तो चिपकेगा नहीं कुछ, लेकिन वो चिपक नहीं रहा, मतलब बारिश जो है ना, मॉइस्चर इतना है कि उसमें उसको गर्म करना पड़ेगा, पूरा कागज उसको सब कुछ पूरा गर्म करके तब डालेंगे, नहीं तो आधा नहीं होता है, हल्का फुल्का फेड आ जाता है, और दिन में बैठेंगे उसी को काम में। ये बात है, जितना बच्चा का नोट बांटे उतना बच्चा आता है कहाँ, कुछ सब गया, हंजला एक और था, क्या नाम है, हाँ, राशिद, हाँ, नोट्स लेके गायब है, पढ़ता कहाँ है, कुछ दिन खाली डेली कहता है आए आए ऑफलाइन ऑफलाइन आए, आ मतलब, सब बोलता सर, नींदे नहीं खुलता। वही ना, सबकी बस की बात नहीं है 5 बजे भोरे उठ के पढ़ना, मेरे बस की भी नहीं। फिर तुम्हें कुछ बोल देंगे तो फिर क्या बोल देते हैं। देखिए नया टॉपिक है ना, इसका नाम क्या आपको, है ना, स्पर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा ना जी, स्पर्मेटोजोआ, है ना जी, इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ। और हम लोग आप इसी का बात करेंगे जी, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड में भी दिया है और बिहार बोर्ड में भी दिया होगा, आपको ये एक नया फोटोग्राफ बनाना है कल की डेट में, आप खुद से, है ना, आपको ह्यूमन स्पर्म कैसा दिखता है, आप एनसीईआरटी का भी फोटोग्राफ बना सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट किया तो अच्छा लगेगा, ठीक है, मतलब हम डिट्टो वैसा बना दीजिए एनसीईआरटी बुक के जैसा तो और बेहतर, ठीक है, नहीं तो हम बनाएंगे तो वैसा ही बनाइएगा तो काम चल सकता है जी, ठीक है।
तो नया होमवर्क है आप लोग के सामने में, आप है ना ह्यूमन स्पर्म कैसा दिखता है ना वैसा फोटोग्राफ आपको बनाना है। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, डिट्टो बनाइए और बेहतर है। बिहार बोर्ड का काम है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ सकता है आपको, है ना ह्यूमन स्पर्म का फोटोग्राफ उससे बनाइएगा, ठीक है। नया देखिए हम लोग टॉपिक पर है आपको स्पर्मेटोजोआ। देखो हम आपको समझाने के लिए एक हिंट दे रहे हैं, एक हिंट्स है ना। हिंट्स क्या है कि सर एनिमल सेल में सबसे बाहर का लेयर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आप लोगों से, इसलिए एनिमल सेल का सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये एक हिंट था, हिंट खत्म भी हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सुनते हैं, हम लोग ह्यूमन स्पर्म पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन स्पर्म को समझने के लिए इसको हम लोग 4 हिस्सों में बांट देते हैं सर, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म क्या होता है सर, आपको 4 है ना, आपको 4 पार्ट होता है सर, या 4 है ना, आपको कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट है ना जी। इसमें 4 पार्ट होता है जी, ठीक है। आपको इसमें आपको 4 पार्ट दिखाई देता है ना ह्यूमन स्पर्म में। ह्यूमन स्पर्म में जब 4 पार्ट देखते हैं सर, उसमें पहला पार्ट का नाम क्या है, हेड है। और तुम लोग को यही रट्टा मारना है। उसके बाद दूसरा है नेक, उसके बाद हो जाएगा तीसरा पार्ट हो जाएगा सर आपको मिड पीस। मेडिकल में यही क्वेश्चन खूब पूछता है कि कौन से पार्ट में क्या पाया जाता है जी, ठीक है। और लास्ट में होता है टेल होता है जी, ठीक है। ये स्पर्म में क्या देखते हैं, 4 हिस्सा होता है, हेड, नेक, मिड पीस और टेल होता है। अब हेड में क्या क्या चीज पाया जाता है सर बताइएगा आप। नेक में भी क्या चीज पाया जाता है देखेंगे हम लोग, मिड पीस में भी क्या चीज पाया जाता है देखना है, टेल में भी क्या देखना है, ठीक है। देखिए हम एक स्पर्म का फोटोग्राफ बना रहे हैं, बड़ा साइज का करके बना रहे हैं, ठीक है। है ना। ये जो रीजन देख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, इसको कहते हैं हम लोग हेड कहते हैं। और यहाँ एक शॉर्ट सा थोड़ा सा आपको छोटा सा जो देख रहे था, इसको क्या कहते हैं, नेक कहते हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मिड पीस के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। मिड पीस के नाम से बुलाएंगे। और सबसे लास्ट वाला जो रीजन देख रहे हो आप, उसका नाम क्या है, ये पूरा नहीं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टेल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म 4 हिस्सों में बटा होता है, हेड, मिड पीस, है ना, सॉरी हेड, नेक, मिड पीस और टेल। हेड में जो देखते हैं सर, आपको सबसे ऊपर की ओर जो देख रहे हैं सर, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है सर। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एक्रोजोम के नाम से बुलाते हैं। इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर, है ना, कॉल्ड एक्रोजोम। इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, एक्रोजोम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, एक्रोजोम, है ना। अब इतना नहीं लिख करके ऐसे लिख देते हैं एक्रोजोम। ये एक एक्रोसोम का नाम से लाते हैं, ठीक है। एक्रोसोम का कुछ काम होगा, लेकिन अभी नाम लिख देते हैं एक्रोसोम। ये कैप नुमा है सर, जैसे ना क्या टोपी पहने वाले से आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर में इसको गिनती रखेंगे जी। और ये जो बीच वाला रीजन देखते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है सर, न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। इस जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। और आप लोग याद कीजिए भाई, एनिमल सेल है, सेल डिवीजन होना चाहिए। सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल होता है सर। सेंट्रियोल कहाँ दिखाई देगा, नेक के पास दिखाई देगा। दो सेंट्रियोल है जी, दोनों सेंट्रियोल का नाम भी होगा कुछ ना कुछ। सेंट्रियोल देख रही हो, सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन करना और फ्लैजिला बना के देना, है ना। सेंट्रियोल हम पढ़े थे ना एक दिन 11th में, इसका काम फ्लैजिला बना के भी देना होता है। तो सेंट्रियोल यही आगे जाके सर फ्लैजिला बनाता है, जो इस रास्ते से होते हुए आगे जाता है सर, ठीक है। ये आपको पूरा यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। फ्लैजिला, फ्लैजिला जानते हैं ना, लोकोमोशन में मदद करता है, स्पर्म को चलने के लिए फ्लैजिला होता है। इसमें ये देख रहे हो, इसका नाम फ्लैजिला। अब इसको आप टेल मत कहिए, ये फ्लैजिला है। अब फ्लैजिला बनाता कौन है, सेंट्रियोल बनाता है। इसमें आप देख रहे हो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, निचला वाला सेंट्रियोल आपको बना रहा है सर आपको फ्लैजिला, है ना जी। इसका नाम क्या है सर, आपको फ्लैजिला। फ्लैजिला का नाम प्लुरल वर्ड हो जाता है, इसलिए फ्लैजिलम कहिए। फ्लैजिलम सिंगुलर वर्ड होता है, एक ही फ्लैजिला होता है इसमें स्पर्म में। अब बीच में से ना स्पाइरल शेप में, है ना जी, आपको स्प्रिंग के शेप में तुमको क्या दिखाई देगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा। अबाउट 2000 के आसपास में, 2000 के आसपास में स्पाइरल शेप, है ना, स्पाइरल शेप आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो आपको कहाँ दिखाई देता है सर, आपको है ना, आपको बीच वाला हिस्सा मिड पीस में आपको दिखाई देता है जी, मिड पीस में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। आप लड़का से समझ गया कि क्या बताना है, मतलब क्या क्या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन जी, ठीक है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया लिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना जी। देखिए हमको थ्योरी बना के लिखना रहता, तो हम ऐसे लिख देते कि ह्यूमन, आपको स्पर्म के हेड में क्या होता है सर, आपको 2 चीज पाया जाता है, एक है सर एक्रोजोम, एक है एक्रोसोम,
और एक है सर आपको क्या, आपको है ना, आपको हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड हम तो पहले बोल चुके हैं गैमेट सारा है, हैप्लॉइड स्पर्म एक प्रकार का गैमेट है ना जी। इसमें क्या कहोगे आप, हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहेंगे ना इसके लिए। अब दूसरा क्या है सर आपको, है ना, आपको नेक। नेक में क्या देख रहे हैं सर आपको, सेंट्रियोल है सर, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। एक्चुअली में सेंट्रियोल फ्लैजिला भी बना के देता है, ठीक है, सिलिया फ्लैजिला भी सेंट्रियोल ही बनाता है, और साथ साथ सर आपको ये सेल डिवीजन में भी ये मदद करता है। आप देखिए दो दो सेंट्रियोल दिख रहा है सर, अगर किसी ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दे तो उसके लिए सबसे पहले कौन सा सेंट्रियोल दिखाई देगा, ये वाला ना, और उसके बाद तब ना ये दिखेगा। ये ऐसे अगर हम ऐसे पेन रखते हैं तो कूलर का पहले ये इसको देख रहा होगा, तब ना ये इसको पिछला हिस्सा को देख रहा होगा। ये सबसे पहले आपके नाखों के नजदीक से पहुंचेगा, फिर बाद में ये दिखाई देगा। सेम बात यहाँ पे भी है, जो पहला सेंट्रियोल होता है ना उसका नाम क्या पड़ जाता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। जो सबसे पहला जो आगे की ओर है सर, उस सेंट्रियोल का नाम क्या आ जाएगा सर, आपको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के नाम से बुलाएंगे। प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल बस सबसे पहले जो देख रहे हैं उसका नाम कट जाएगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। जो पीछे से आ रहा है सर, पिछला सेंट्रियोल जो देख रही हो उसका नाम क्या आ जाता है, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल, दो तरह का सेंट्रियोल होता है, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और एक क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल। नोट पे सब बात लिखा हुआ है, एनसीईआरटी जानबूझ के इस बात को छुपा लिया है, पर आप लोग समझ जाइएगा कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल कहाँ पे पाया जाता है सर, एट द साइट ऑफ द नेक, नेक के पास पाया जाता है। काम क्या है सर, थोड़ा देर बाद बताएंगे। अभी अब आप लोग पहले ऑर्गन पहचान रही हो कि ह्यूमन स्पर्म में क्या चीज कहाँ पे पाया जाता है। और ये बीच में सर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम आपको लेकिन 11 में पढ़ाएंगे कि सर सिलेंड्रिकल माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं ना, एक पतला पतला धागा नुमा स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है सर, एक ट्यूब कैप्सूल जैसा नहीं है, ये आपका स्पाइरल है सर, इसलिए नाम जरूर बोलिएगा, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या है, यहाँ पे स्पाइरल शेप है जी, ठीक है। मतलब स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पर्म में किस रीजन में सेमी ऑटोनोमस बॉडी होता है, अपने आप काम करने वाला। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया मिड पीस में पाया जाता है जी, एंड टेल रीजन ओनली कंटेन फ्लैजिला व्हिच इज राइजेस फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल। ये फ्लैजिला कहाँ से आ रहा है जी, यहाँ से होते हुए मिड पीस को पार करते हुए टेल तक पहुंच रहा है सर, ये पूरा टेल में कवर कर रहा है जी, ठीक है। दिमाग लगा रहा है हम क्या बोलना चाहे, तो ये टेल रीजन में क्या रहता है, आपको फ्लैजिलम रहता है जी, ठीक है। अब चलिए मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, है ना, एक क्वेश्चन है, रेड पेन से हम आपको बता रहे हैं, इसको क्या कहते हैं जी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और भी कोई बोलो, इसका क्या कहेंगे जी, ऑप्शन प्लाज्मा दे मेम्ब्रेन। ना। हाँ सही बोला तुम लोग, यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बहुत बच्चा क्वेश्चन क्या करता है, ऐसे देखा ना कि टेल मार के आ जाएगा, ये भाई टेल यहाँ से यहाँ तक इलाका उठाएंगे। सबसे पहला लेयर क्या होगा सर, ये जो पहला लेयर देख रही हो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, तो जा रहा है जी दिमाग में। अब हमने कैसे भाई कितनों भी स्पर्म कैसे भी बन जाए, तो सर एनिमल सेल है ना, तो एनिमल सेल का सबसे आउटर लेयर जो होगा तो क्या कहलाएगा, आउटर लेयर है तो प्लाज्मा में ना कहोगे, जानबूझ के तुम लोग के लिए समझाने के लिए हम ऐसे कवर कर देते हैं ताकि आप लोग को फीलिंग हो जाए कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन आप एक्चुअल तो देख लीजिए कौन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना जी, ऐसे घुमा देंगे तो ये फीलिंग नहीं होगा कि सर यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हम कहे हैं ना अभी थोड़ी देर पहले कि एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर कौन होता है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देता है जी, ठीक है। और जानबूझ के नीचे में क्वेश्चन पूछे हुआ है, एम से ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इससे फोटोग्राफ बना दिया था, मतलब जो भी स्पर्म का फोटोग्राफ बनता है मैं ऐसे करके स्पर्म का फोटोग्राफ बना दिया था। एक मिनट, ये भी फोटोग्राफ कल बना के दिखा दिया तो चलेगा, तो आप एनसीईआरटी का भी बनाइएगा तो चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या था, आपको ये ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या था सर, आपको मिड पीस, आपको माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे था, यहाँ पे फ्लैजिला था। जानबूझ के ना एक बार मेडिकल में क्वेश्चन क्या है, ऐसे करके घेर करके इसके बारे में पूछा था, ठीक है, इसको क्या कहते हैं। और ऑप्शन में दिया था, पहले ऑप्शन में दिया था टेल, और दूसरा ऑप्शन में फ्लैजिला दिया हुआ था, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया था आपको, फ्लैजिला, और तीसरा अपवर्ड था, चौथा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। जी बहुत अच्छा, पहला ऑप्शन देख के टिक मार देता है, पर आप गौर कीजिए एरो कहाँ पे दे रहा है, एरो एकदम शार्प एरो दे रहा है आपको इसके ऊपर में, सबसे आउटर लाइनिंग पे। तो हम सब जानते हैं एनिमल का सबसे आउटर लाइनिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो आपको किस पे टिक मारना चाहिए था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टिक मारना चाहिए था जी, ठीक है। समझ में आ रहा है जी क्या सब चल रहा है क्लास में। आज हम लोग ह्यूमन स्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, एक दफा और फोटोग्राफ बनाएंगे, अब इस बार पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, इसका क्या रोल है, न्यूक्लियस कैसा दिखता है ना, मिड पीस का दूसरा नाम क्या है, सब देखेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में। एक बार जाइए, आज ये मतलब क्या नाम है, मुन्नी तुमको 11th याद है जी,
और सबको 11th याद है? हेलो, 11th पढ़ाए थे, याद है जी किसी को कुछ? याद बस थोड़ा बहुत। कुछ याद है। हाँ सर थोड़ा कुछ यार। पूछिए, कुछ सुनिए जरा, सो गया क्या? ये सर थोड़ा पूछिए कुछ। ना। हेलो, यस सर, आवाज आवाज आ आ रहा रहा है। यस सर, आ रहा है आवाज। हेलो, इधर आवाज आ रहा है, यस सर उधर को नहीं आवाज। जा। हाँ बोला कहने क्वेश्चन पूछे। यस सर, पूछिए ना। अच्छा, एक्रोजोम का दूसरा नाम, या एक्रोजोम किससे बना होता है? गोल्गी, कौन चीज से? गोल्गी का गोल्गी बॉडी। गोल्गी गोल्गी बॉडी। बॉडी। सही है, सही है, गोली बड़ी सही है। सुनता है। हाँ ठीक है, सही बोले। देखिए हम लोग फिर से स्तंभ का फोटोग्राफ बना रहे हैं, और स्तंभ का फोटोग्राफ में हम लोग 4 रीजन होता है। एनसीईआरटी बुक में 4 रीजन है, मेरे नोट्स में 3 ही रीजन लिखे हैं, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा सर, चौथा रीजन भी एक वैलिड रीजन होगा। चौथा रीजन का नाम नेक है, बहुत छोटा होता है नेक, है ना, हाईली शॉर्ट नेक। और उसके बाद हमने कहा था मिड पीस, और एक क्या होता है, टेल होता है जी। और हमने टेल का काम बताया था, ये आपको चलने में मदद करेगा, है ना, स्पर्म को चलने में मदद करेगा जी, ठीक है। ये जो हिस्सा देख रही हो, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? एक्रोजोम। इसका नाम है आपको एक्रोजोम। देखिए एक्रोजोम के अंदर में कुछ एंजाइम भरे होते हैं, एक्रोजोम के अंदर में, है ना, एंजाइम भरे होते हैं। हाँ, इस एंजाइम का काम होता है फर्टिलाइजेशन में मदद करना होता है, ठीक है। जब ये स्पर्म फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा तो उसको फर्टिलाइजेशन करने में ये मदद करेगा जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है ना। एक्रोजोम का काम क्या होता है सर? ये अपने अंदर में स्पर्म लाइसिन रखता है, ठीक है। इट कंटेन स्पर्म लाइसिन, कंटेन स्पर्म लाइसिन। और ये स्पर्म लाइसिन क्या करता है सर? आपको एंजाइम रखता है सर। स्पर्म लाइसिन होता है, इसमें एंजाइम होता है, जोनालाइसिन होता है, हाइलोरुडिनेज नाम का एंजाइम होता है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। तुम लोग अभी बस जो कंटेन स्पर्म लाइसिन को नहीं याद हुआ है, ये कंटेन एंजाइम, ये तो याद हो जाएगा ना। कंटेन एंजाइम विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, जो क्या करता है आपको? विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, जो क्या करता है सर? फर्टिलाइजेशन में मदद करता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको यहाँ पे? एक्रोजोम एक्चुअली में है क्या? ये इट इज ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है ना, इट इज ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये भी याद रखना भाई, सेल है, आप लोग सेल पढ़े हुए हैं, सेल में हर एक चीज को कंपेयर करते हैं ना, कौन चीज क्या है। जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ, है ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, यहाँ पे क्या, इस पे लाइसोसोम होगा जी, ठीक है। ऐसे करके कंपेयर किए थे ना, यहाँ पे वही बात होगा। इट कंटेन एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, इट इज ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये आपको क्या है? एक प्रकार का गोल्गी कॉम्प्लेक्स है जी, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा किताब है ना, डिबेट करे, मतलब 10 किताब पढ़ेगा ना तो उसमें ये भी लिख देगा, किसी किसी में लाइसोसोम लिख देता है, किसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख देता है, और किसी में कुछ चाहिए नहीं है तो लिख देता है। और हम बोल रहे हैं अब वो सही होगा। 2035 मतलब क्या कहते हैं, 33 ईयर्स वाला जो नहीं बुक है, उसमें पूछे हुआ भी है एक्रोजोम किसके इक्विवेलेंट है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये भी कहा कि इसका रोल क्या है सर? ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। इसी के ऊपर में आपको कैल्शियम इनहिबिटर लगा रहता है, जो इसको बचाता है स्पर्म को, है ना। स्पर्म को सबसे बचाने के लिए इस पर कैल्शियम इनहिबिटर लगा होता है, इसलिए एनसीईआरटी थोड़ा ज्यादा डेकोरेट करके बना दिया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा, इसके ऊपर कैल्शियम इनहिबिटर और सब प्लाज्मा मिलन होता है, यहाँ से आपको पूरा प्लाज्मा मिलन ऐसे करके बना होता है, ठीक है। इसको हम लोग प्लाज्मा से घेर सकते हैं, नहीं तो तुम इसको भी ऐसे भी बना लो, इसके अंदर में भी तुम दे सकती हो ऐसे करके। और किसी को दिक्कत हो रहा है तो यहाँ इसी को कैल्शियम इनहिबिटर यहाँ आधा घेर दो, नीचे में क्या कर दो? एंजाइम के बारे में दिखा दो। अगर आप इसी को प्लाज्मा मिलन मानना चाहते हैं तो कोई भी ऐतराज नहीं है ना, यही है प्लाज्मा मिलन। आप यहाँ पे है एक्रोजोम, एक्रोजोम के ही अंदर में कैल्शियम इनहिबिटर भी होता है, कैल्शियम से आपको कैल्शियम उसको बचाता है दूसरे, है ना, एंजाइम से या वायरस WBC से, ठीक है। देखेंगे आप आगे जाकर के। अब आगे बढ़िए, इस रीजन को जब देखते हैं तो इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इस रीजन में जो हम लोग देखेंगे उसमें आपको क्या दिखाई देगा सर? आपको हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाई देता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब लास्ट एक ट्विस्ट यही है कि न्यूक्लियस इन लोगों में रेस्टिंग स्टेज में होता है। हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस दो तरीके से। जब आपको न्यूक्लियस देखिएगा, सारे डीएनए एकदम फैले फैले हुए दिखाई दे, इस तरह से दिखाई दे, तो उसको तुम क्या कहते थे? रेस्टिंग स्टेज का न्यूक्लियस, रेस्टिंग स्टेज का न्यूक्लियस कहते थे। ये न्यूक्लियस को तुम जब ऐसे बना के दिखाते थे तो हमने कहते थे डिवाइडिंग स्टेज का न्यूक्लियस, है ना। स्पर्म में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा न्यूक्लियस होता है? रेस्टिंग स्टेज का न्यूक्लियस होता है जी, ठीक है। इंटरफेज का न्यूक्लियस होता है जी। इंटरफेज करने वाला क्या? क्रोमोसोम सब पूरा फैला हुआ रहेगा, जाल बना कर रहेगा। तो पूछा नहीं है, लेकिन किसी साल पूछ दिया तो तैयार रहिएगा।
है ना जी। इंटरफेज न्यूक्लियस होता है ना, अनकॉइल्ड होता है, मतलब इंटरफेज इंटरफेज न्यूक्लियस होगा, इंटरफेज न्यूक्लियस दिखाई देगा, इसको याद रखना आप लोगों को है। उसके बाद आता है सर नेक। नेक में हमने आपको बताया था कि सर एक होता है सर आपको, जिसका नाम रखे थे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और एक का नाम क्या रखे थे आप, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का काम आप लोगों को बता दिए हम। तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है सर आपको, ये आपको आगे जाकर के फ्लैजिला बनाता है, नेक फ्लैजिला। डिस्टल सेंट्रियोल ही आगे जाके सर क्या बनाता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में हम 11th में पढ़े हुए हम लोग। ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये चलने में मदद करता है। और फ्लैजिला का काम क्या होता है सर आपको, है ना, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। पर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, यही है एक्सल सेल डिवीजन का। हम आगे जब आपको पढ़ाएंगे ना, तो देखिए मान लीजिए ओवम हुआ, और इधर से क्या आता है सर आपको, स्पर्म आता है। जब स्पर्म ओवम फ्यूज करता है ना सर, तो जाइगोट बनता है। अब जाइगोट जो बना है, जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। अब जाइगोट 1 से 2 बनना चाहता है, मतलब माइटोसिस करना चाहता है, 1 से 2 सेल बनना चाहता है, तो सर सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल का होना जरूरी है, जो लड़के के साइड से आता है। मेल के साइड का जो सेंट्रियोल होता है, ये भी फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल के ओवम में चला जाता है सर, और जाइगोट को 1 से 2 बनने में मदद करता है। ठीक है, ये जाइगोट 1 से 2 बनेगा, इसमें सेंट्रियोल का होना जरूरी है सर। वो सेंट्रियोल किस साइड से आता है सर, तो पिता के साइड से आता है, तब ये सेल मल्टी सेल में कन्वर्ट होता है। दिमाग लग रहा है जब क्या बनाता है। तो सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल के ओवम में चला जाता है, और उसके दौरान क्या होता है सर, ये जाइगोट को डिवाइड करने में मदद करता है। हेल्प इन क्लीवेज ऑफ जाइगोट। क्लीवेज माने डिवीजन ही होता है, हेल्प इन क्लीवेज, क्लीवेज माने डिवीजन, है ना जी। क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ये जाइगोट का क्लीवेज करने में मदद करता है। और यहाँ पे सर आपको हजारों की संख्या में स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हजार मतलब कम से कम एक सेल में, हम आपको पढ़ाए हुए भी है, एक सेल में कम से कम आपको निकी 14 से 1500 क्या होता है सर आपको निकी माइटोकॉन्ड्रिया होता है जी। ठीक है, तो स्पर्म के अंदर में एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, अबाउट थाउजेंड्स में है सर। ठीक है, पर एक्चुअली में सर ये माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पाइरल जैसा दिखता है, एक पतला पतला धागा नुमा दिखता है, और स्प्रिंग के जैसा दिखता है सर। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन और है जी आप लोग को, है ना जी। चलिए स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम बताइए, तो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम नेबनकन सर, क्वेश्चन है, 17 या 16 क्वेश्चन है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का नेबनकन, एक नाम और है जो हम बताए 11th में, है जी किसी को याद? नेबनकन। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम कोई बताइए, कोई भी बोल आवाज सकता नहीं है। जा रहा है क्या सर? आवाज नहीं जा रहा हाँ ऐसा क्या लगता हुआ? है सर। अच्छा, आवाज नहीं जा रहा आपको? आवाज नहीं आ रहा है? आपको आ आवाज रहा है, आ रहा है। हाँ हमको तो आ रहा है आवाज, तुम लोग को आ रहा है? यस नेबनकन सर, बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा तुम बोल रहा था निबंधन। यस यस सर बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निबंधन लिखिएगा। ये आउट ऑफ सिलेबस है जी, एनसीईआरटी में ऐड करो इसको, समझा जी। एनसीईआरटी में लिखना शुरू कर दिए निबंधन, निबंधन, निबंधन नाम का एक क्या होता है सर आपको, ये निबंधन। ठीक है, तो तू छोड़ दिया रे वो लड़का, हाँ जी, किसका नहीं है, वो छोड़ दिया, वहाँ गया हुआ है, उसका ले ले तू। हाँ सही किया। तो डिवेंट कर्ण हो गया, है ना। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो देखते हैं, है ना, निवेंट कर्ण, निवेंट कर्ण जो देखते हैं, ठीक है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, निवेंट कर्ण। बस नाम है जी निवेंट कर्ण, कुछ ऐसा नहीं है इसके पीछे का कारण, है ना। निवेंट कर्ण नाम दिया गया, स्पाइरल के लिए दूसरा वर्ड है निवेंट कर्ण, है ना जी। अब एक आता है सर आपको, है ना, डिस्टिल, है ना, डिस्टिल आपको सेंट्रियोल, ये फ्लैजिला बनाता है, रेड पेन से दिखा रहे हैं। आप लोग खुद दिमाग लगा लीजिएगा सर, ये सेंट्रियोल है ना सर, डिस्टिल सेंट्रियोल का अंश, है ना, मिड पीस को पार करते हुए, ये एलन सब्सटेंस सीरीज में पूछा रहता है, ये मिड पीस में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन बच्चा लग रहा था, तुम सीधे टिक मार देगा स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ट्विस्ट कर देगा स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया विथ फ्लैजिला। हाँ सर वो भी सही है। मिड पीस देखो ना, मिड, ये इलाका किसका नाम था जी, मिड पीस था ना, अभी नहीं दिखाए थे जी, मिड पीस था ना, इसका नाम रखे थे ना। मिड पीस में सीधा जवाब आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही होना चाहिए, लेकिन वो ट्विस्ट हो जाता है। टेस्ट सीरीज सब या कोई टेस्ट दोगे ना, तो उसमें ही सब क्वेश्चन आता है कि मिड पीस में और क्या पाया जा सकता है। तो भाई डिस्टिल सेंट्रियोल का अंश यहीं से ना शुरू हो गया, पूरा जुड़ा रहता है डिस्टिल सेंट्रियोल से। ये डिस्टिल सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ जो पाइप निकल रहा है, इसका नाम क्या है सर आपको, इसका नाम है सर आपको डिस्टिल सेंट्रियोल का ये हिस्सा से जो निकल रहा है, इसका नाम हो गया सर आपको फ्लैजिला। ये फ्लैजिला एक होता है सर, ये फ्लैजिला कहाँ जाता है आपको, लास्ट तक यहाँ तक पहुंचता है सर। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं फ्लैजिला, हेल्प इन लोकोमोशन, ये आपको कहाँ देखते हैं, टेल में दिखाई देता है सर फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है सर आपको, इन टेल होता है सर। ठीक है, इन टेल में आपको दिखाई देगा। एक भारी बात है कि फ्लैजिला को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया।
गिव एनर्जी टू द फ्लैजिला। तुम लोग से मेडिकल में पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी देता है या फ्लैजिला को एनर्जी देता है? सिर्फ फ्लैजिला को एनर्जी देता है फॉर स्विमिंग के लिए, है ना। गिव एनर्जी है ना टू ना आपको फ्लैजिला, गिव एनर्जी टू फ्लैजिला, है ना जी। फ्लैजिला को क्या देता है सर? आपको एनर्जी देता है, ठीक है। गिव एनर्जी टू फ्लैजिला, है ना जी, फॉर लोकोमोशन, है ना। किसके लिए? फॉर लोकोमोशन, है ना जी। अब देखना लड़का सब नहीं बोलना जी, ठीक है, बॉयज नहीं बोलिएगा, है ना। गर्ल्स से क्वेश्चन है जी आज का, है ना जी। सुन रही हो आशिका? हाँ तो बताओ तो फ्लैजिला का ये माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। प्रगति हो, सुन रही हो जी? फ्लैजिला का माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट बताओ क्या हुआ? क्वेश्चन रिपीट करने बोले, आवाज नहीं। हाँ हाँ, आवाज आपकी खराब हो रहा है क्या? नहीं हेलो? सर, आवाज सही आता है। सर आवाज आवाज सही। क्लियर है। देखो तो हम बता रहे थे क्या कि फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट क्या होता है बताइए। ये 11th है, यहाँ पे कोई हार्ड मत मान लीजिए सर जी 11th में बार बार जा रहा है। जिसको 11th का याद आ रहा चाहिए तो वो ठीक है, नहीं तो जो एनसीईआरटी में पढ़ा दे रहे हैं ये 12th भी हो रहा है, ठीक है। हम ये क्वेश्चन पूरे हैं कि फ्लैजिला है ना बहुत सारे पाइप से बना होता है, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल है ना मेक फ्लैजिला, या व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है ना इन फ्लैजिला। समझी क्वेश्चन? पढ़ाए 11th में। ये अलीगढ़ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलीगढ़ में पूछा था ह्यूमन में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट। बोलो तुम लोग को कितना कितना बोले थे? 10+2 और तुम लोग में से कोई नहीं बोल रही रे। सर 9+2। हाँ देखो ये ना 9+2 अरेंजमेंट है, 9+2 का अरेंजमेंट है जी, है ना। आपको हम बताए हुए थे 11th में, ये आपको अभी यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो आप लोग अभी मेरे लिए, बट एक्चुअली में आप लोग को याद रखना है फ्लैजिला क्या होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है जी, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, नहीं तो इसको स्किप भी कर दीजिएगा। लेकिन पूछिए वालीगढ़ में क्वेश्चन में कि ह्यूमन स्पर्म में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कितना होता है? 9+2 होता है जी, ठीक है। लगभग सारा बात हम लोगों ने स्पर्म के बारे में कर लिया, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं मानिएगा कि सर बहुत ज्यादा इसको मिथ बना के लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस देखिए फोटोग्राफ को अच्छे से, है ना। स्पर्म को 4 हिस्सों में बांट दीजिए, हेड, नेक, मिड पीस और टेल। हेड में आपको क्या होता है? एक्रोसोम और न्यूक्लियस। नेक में प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, और मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, और टेल में क्या होगा सर? फ्लैजिला होगा। ऐसे ही सीधा सीधी याद कीजिए। हाँ रिसर्च करोगी तो रिसर्च करो, मिड पीस में सेंट्रियोल का भी कुछ अंश होता है, और टेल में सिर्फ फ्लैजिला ही नहीं होता है, उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर भी होता है। तो हर जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर है, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ द पम्प इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी नो दैट। सेल का आउटर लेयर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जी, ठीक है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम भी याद करोगी, है ना। उसके बाद है ना प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम और डिस्टल सेंट्रियोल का काम भी याद करोगी। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल सेल डिवीजन में मदद करता है, और डिस्टल सेंट्रियोल फ्लैजिला बनाने में मदद करता है। फ्लैजिला प्लूरल वर्ड होता है, फ्लैजिलम भी लिख देना, ये भी ध्यान रखना। सब टेस्ट सीरीज में बैठोगी तो उसमें सब कंफ्यूजन करता है, नहीं तो नीट ऐसा कौन कंफ्यूजन नहीं देता है ना। उसके बाद हमने कहा था आपको न्यूक्लियस इंटरफेज में होता है। एक्रोसोम क्या होता है? एंजाइम रखता है, ये एंजाइम फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, आगे यूज होगा इसका, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने कहा था आपको मिड पीस में आपको स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है फ्लैजिला को लोकोमोशन करने के लिए, पूरा स्पर्म को नहीं देता एनर्जी, ये सिर्फ फ्लैजिला को एनर्जी देता है ना, किसी तरह से ओवम तक पहुंच जाए वहां तक के लिए, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये कहा था कि फ्लैजिला जो का नाम देखिए क्या रखे? क्या एंजाइम का नाम? हाँ बताएंगे बताएंगे, नोट्स में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे। 2 एंजाइम होता है, बोले तो ना, जोनालाइसिन है, और एक है सर आपको एक क्या नाम है, हेलोरुडिनेज एंजाइम है एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, और आपको नोट्स में भी हम आगे लिखे हुए बताएंगे, जरूर बताएंगे, अभी बताना बोर्ड भरने जैसा हो जाएगा, है ना जी। तो उसके बाद हमने क्या देखे थे? फ्लैजिला देखे थे हम लोग। अब फ्लैजिला का क्या होता है सर? आपको 9+2 अरेंजमेंट होता है जी, हो गया जी, द एंड के आसपास है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है ना जी। फ्लैजिला जो चलता है ना सर, चलने का तरीका, जैसे सांप चलता है ना जी, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीप एंड क्रॉल टाइप होता है। तो स्पर्म कैसे चलता होगा जी, ठीक है, सांप के जैसा चलता होगा या किसी और तरीके से? क्वेश्चन समझे मेरा है जी। स्पर्म कैसे चलता है जी, ठीक है, जैसे स्पर्म देख रहे हैं स्पिन ये आपको, होता है। हाँ स्पिन करता है, चलो सही है, लेकिन एनसीईआरटी का लैंग्वेज, नीट का लैंग्वेज, अंडुलेटिंग सर, हाँ अंडुलेटिंग ये सही है, हाँ स्पिन भी करना सही है, लेकिन अंडुलेटिंग बोलोगी, ठीक है। अंडुलेटिंग, ये नीट में पूछे हुआ है अंडुलेटिंग मूवमेंट। देखिए ये आपको लड़का ऐसा मत बोल देना कि सांप जैसा चलता है स्पर्म, है ना, तो बहुत आपको नहीं बेइज्जती होगा।
आपको स्प्रिंग के जैसा चलता है। कभी आप स्प्रिंग को दाबते हैं ना, ऐसे करके दाबिएगा फेंका जाएगा ऊपर की ओर, है ना जी। तो वैसे ही स्पर्म भी ऐसे चलता है सर। स्पर्म को जैसे यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म मिला तो उसमें पूरा फ्लैजिला को दाबेगा, पूरा फ्लैजिला दाबेगा तो ये आगे की ओर भागेगा। समझा रहे थे क्या बनता है? फिर आगे जाके फिर कहीं पे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो फिर उससे आपको ये फ्लैजिला को दाबेगा, आगे भागेगा। सांप के जैसा नहीं चलता है। लड़का ये मत बोल देना कि स्पर्म है ना जैसे सांप को चलते देखते सर वैसे आगे चलते जाता है, जो फिल्म में दिखाता जाता ज्यादातर केस में। लेकिन एक्चुअली में सर ये चलता है ऐसे है कि कोई प्लेटफॉर्म यहाँ मिल गया उसको पूरा दाबेगा, स्प्रिंग जैसे दाबते हैं ना, छोड़ देते तो भागता आगे की ओर, वैसे जाता है जी। ठीक है, सच टाइप का मूवमेंट इज कॉल्ड अंडुलेटिंग मूवमेंट। इसलिए स्पेलिंग याद रखना है ना, क्रीप क्रॉल मत बोल दीजिएगा, आपको अंडुलेटिंग मूवमेंट बोलना है। ठीक है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, याद कीजिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना जी। अंडुलेटिंग, है ना, अंडुलेटिंग मूवमेंट के नाम से हम लोग बुलाते हैं। स्पर्म के चलने की घटना को क्या नाम देते हैं? अंडुलेटिंग मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, इतना बात हम लोगों ने स्पर्म के बारे में जाना। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, एक नॉर्मल पर्सन दोनों टेस्टिस को मिला करके लगभग 200 मिलियन से 300 मिलियन, है ना, क्या देता है सर आपको? स्पर्म प्रोड्यूस करता है एट ए टाइम में, है ना जी। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म बनाता है सर एट ए टाइम में, वन डे में, है ना जी। एक दिन में कम से कम 20 करोड़ से 30 करोड़ बनता है और उतना ही बॉडी से बाहर भी निकलता है जी। ठीक है, 20 करोड़ के आसपास में 200, देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा, एनसीईआरटी में ढूंढो लाइन ना, वही जहाँ पे स्पर्म का फोटोग्राफ बनाया हुआ एनसीईआरटी बुक में, है ना जी। देखिए उस लाइन पे हाईलाइटर चलाइएगा, 200 to 300 मिलियंस में, है ना जी। मिलियंस को तुम करो, मिलियन में 10 लाख होता है, करोड़, है ना जी। आपको 10 लाख है ना, यहाँ पे 10 लाख होगा, करोड़ 10 करोड़, है ना जी। तो 30 करोड़ होगा जी। ठीक है, आपको यहाँ मिलियन देखिएगा, सही बोला ना जी। तो 20 करोड़ टू आपको, इसको मिलियन है ना पढ़ते कि 100 मिलियन बराबर क्या होता है जी? 10 करोड़, है ना, सही तो है ना। 100 मिलियन है ना, तो सब्सक्राइबर 100 मिलियन किया था, 10 करोड़ बोलते हैं ना। हाँ हाँ, 10 लाख, हाँ एक में 10 लाख हुआ ना, तो 100 मिलियन कितना हुआ? एक 10 करोड़ नहीं हुआ क्या? 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़, सही है ना। तो ये 20 करोड़ से लेके कितना हो जाएगा? 30 करोड़, है ना जी। आपको 200 to 300 मिलियन स्पर्म बनता है सर नॉर्मली, है ना जी। स्पर्म होता है आपको नॉर्मली बनता है सर आपको पर इजाकुलेशन। इजाकुलेशन का मतलब सीमेन के बॉडी से बाहर निकलने के दौरान इजाकुलेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एनसीईआरटी का एक लाइन है जी, 200 से 300 मिलियन जरूर बनता है सर, लेकिन इसका 60% स्पर्म क्या होता है? बेकार होता है सर। मतलब 60% स्पर्म नॉर्मल होता है, जो अपने टारगेट तक पहुंच भी नहीं पाता है। 40% स्पर्म ही इसमें से जो होता है विग्रस होता है। अगर आप इसको देखिएगा तो 60% कितना हो जाएगा? लगभग 12 करोड़ के आसपास में देखा जाए, है ना जी। तो 12 करोड़ स्पर्म क्या होता है? बर्बाद हो जाता है, कोई काम का नहीं। लेकिन सर 8 करोड़ स्पर्म, है ना, फीमेल बॉडी में, है ना, बहुत दूर तक जाता है ना, फर्टिलाइजेशन में काम आता है जी। ठीक है, तो एनसीईआरटी देखिए उसमें भी 40% स्पर्म आर विग्रस होता है, 40% स्पर्म विग्रस होता है। मतलब वो बहुत तेजी से, विग्रस में खूंखार होता है इस टाइम में, मतलब ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है सर। ठीक है जी, विग्रस आपको होगा। और 60% स्पर्म जो देखते हैं सर वो नॉर्मल शेप एंड साइज का होगा जी, नॉर्मल शेप एंड साइज का होगा। तो जान लेना, एक डाटा आपको बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, एक नॉर्मल पर्सन ने 100 मिलियन स्पर्म को रिलीज किया है जी, उसमें कितना मिलियन स्पर्म क्या होगा? विग्रस होगा जी। तो देख लीजिए 40 मिलियन क्या हो जाएगा सर? तो 40 मिलियन विग्रस नहीं हो जाएगा? कॉमन लग रहा है इसमें, क्या सब समझना है? तो ये स्पर्म विग्रस होने का मतलब क्या है? वो एक्टिव रहेगा, है ना। जैसे ना कि क्लास में 10 तरह का स्टूडेंट है, उसमें 6 बच्चा सुस्त टाइप का है और 4 को बच्चा एकदम एनर्जेटिक है, कोई भी बात पूछते तो जल्दी जल्दी जवाब दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ना विग्रस होगा। उसी तरह से स्पर्म में भी क्या देखते हैं सर इसमें कि 40% क्या होता है ना, विग्रस होगा, और 60% क्या होता है? नॉर्मल शेप एंड साइज होता है। हो गया जी, लगभग मेल टॉपिक खत्म हो चुका है। टॉपिक में आप सिर्फ हार्मोन रह गया जी। अब ज्यादा हैंग नहीं करना चाहते हैं, कल इसको देखते हैं, हार्मोन वाला जो टॉपिक है। कल का क्लास बीबीआई होगा जी, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग भी पढ़ रहे हैं हम लोग, और हार्मोन्स पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है ना जी। ये 11th से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 11th में नहीं जाने का, आपको 12th में ही समझा देंगे हार्मोन कैसे काम करता है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो 10 बजे में हो तो सबको ये सब याद ही होगा जो कल पढ़ाएंगे। LHFS वाला सर? हाँ हाँ, LHFS वाला, हाँ। कल देखेंगे, लेकिन कुछ और भी है, इतना नहीं है कि छोटा आसान है। हम पढ़ाएंगे तो कुछ यूनिक भी होगा। आप ऐसे लिख कर दीजिएगा। यस।